हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी अगर आपको आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग महक जी। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? बताइए। चलो, वेरी गुड। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले, जब तक और स्टूडेंट जो है वो जुड़ रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे कुछ बैचेस हैं। करंट अफेयर्स का बैच लाइव बैच है और पीडीएफ बैच है। और जनरल स्टडीज का कंप्लीट बैच है, जीरो से तैयारी बैच, प्री प्लस मेंस दोनों की। और मेंस आंसर राइटिंग का बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज बैच है। तो ये चारों बैच हैं अभी एट प्रेजेंट, तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने से रिलेटेड या कोई भी अगर आपको क्वेरी है बैच से रिलेटेड, तो इस नंबर पर 9713282838 पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और करंट अफेयर्स की लाइव क्लास को कैसे आपको अप्रोच करना है, तो जैसे कि आप अभी जो लाइव स्टूडेंट है आप सभी जानते हैं कि आपके पास ऑलरेडी ड्राइव में पीडीएफ आ चुकी है और उस पीडीएफ को आपको पहले रीड करके रखना रहता है। मैं क्या करता हूँ, सेशन के स्टार्ट होने से काफी पहले, यानी हमारा जो अप्रोच रहती है वो एक दिन पहले की रहती है कि सेशन के एक दिन पहले आपको पीडीएफ और मटेरियल दे दिया जाता है। उस मटेरियल को बस एक बार आपको रीड करना होता है। और रीड करते समय अगर आपको जो भी डाउट्स आते हैं तो उस समय आप लिख लीजिए अपने डाउट्स को। और जब लाइव सेशन के दौरान जब मैं वो पूरी चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। राइट। एंड इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या महक जी? महक जी एक बार एग्जिट करके फिर ऑन कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को स्क्रीन भी जो है वो दिख रही है। इसको एग्जिट करके फिर एंटर कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको चलना होता है, राइट, लाइव क्लासेस के दौरान। और साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स काफी सारे हैं। इससे आपकी मेमोराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, टॉपिक पर एक अच्छी कमांड आपकी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। राइट, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ते आओगे आती जाएंगी चीजें, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। साथ ही साथ दो बार ऑलरेडी आप टॉपिक को कवर कर चुके होगे, एक तो खुद से रीड करके, और दूसरी बार जब मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से वो टॉपिक आपको आपका कवर हो जाएगा। तो इससे लॉन्ग टर्म तक टॉपिक को रिटेन करने में आपको हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स दोनों ही इसमें इंप्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पेपर वन के कुछ टॉपिक्स हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे, देन पेपर टू, देन पेपर थ्री। तो पेपर वन से हम लोग बात करेंगे गल्फ ऑफ एडन के बारे में। एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, गल्फ ऑफ एडन का। और फिर मध्य प्रदेश ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम ये है, तो इसको समझेंगे कि ये प्रोग्राम जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम, आदिवासी पहुंच कार्यक्रम जो है। और पोषण ज्ञान के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है। और ईरान न्यूक्लियर डील का टॉपिक ऑलरेडी कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड अगर आपके डाउट्स होंगे तो वो मैं पिक करूंगा। तो अभी इवन हमने पिछले हफ्ते भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था, नोरो वायरस, अगेन अ रिपीटेड टॉपिक। तो इसके बारे में एक बेसिक से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये भी हमने पिछले हफ्ते ही डिस्कस किया था। कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आया है, तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पार्लियामेंट के अंदर डिसरप्शन को लेकर एक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिला है कि संसद में जो व्यवधान जो होता है, राइट, डिसरप्शन कई बार हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उस पर एक अच्छा आर्टिकल है, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे। एनजीटी क्या है? ये बॉडी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भारत गौरव स्कीम, मेरे ख्याल से अपन ने अभी कल कल के लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था भारत गौरव स्कीम के बारे में। तो इसके बारे में एक बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, क्योंकि इस स्कीम से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। राइट। तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं पेपर वन के पहले टॉपिक से। गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी। तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसकी एग्जैक्टली लोकेशन कहां पर है। कोई मुझे बताएगा कहां पर इसकी लोकेशन हम लोग को देखने को मिलती है गल्फ ऑफ एडन की? इसे गल्फ ऑफ बेरबरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ बेरबरा। राइट, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, या बेरबेरा। और डीप वाटर गल्फ ये हम लोग को देखने को मिलता है यमन की तरफ। आप देखेंगे यमन की तरफ, राइट, तो आपको ये दिखाई देगा। साथ ही साथ यहीं पर जिबूती हम लोग को देखने को मिलती है, कंट्री इसके वेस्ट की तरफ। यानी कि इससे इससे आप वेस्ट की तरफ देखेंगे तो जिबूती होगी, इससे गल्फ ऑफ एडन के नॉर्थ की तरफ आप देखेंगे तो यमन आपको दिखाई देगा, राइट। और ईस्ट की तरफ अरेबियन सी है, राइट। तो ये एरिया आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। इसमें मेनली मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाता हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफिकल क्वेश्चन, वो किस तरीके से आपसे मेनली पूछे जाते हैं। देखिए आपसे जनरली जो है वो ये वाली चीज पूछेंगे, गाड्राफुई चैनल जो है वो कहां पर है, तो आपको तुरंत ये लोकेशन पता होनी चाहिए कि गल्फ ऑफ एडन के पास है।
आपसे ये पूछेंगे कि सोकोट्रा कहां पर है, तो आपको ये लोकेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए, गल्फ ऑफ एडन के पास ये है, राइट। और सोमालिया तो आप जानते ही हैं लोकेशन इसकी। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो हमें देखने को मिलता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की जो सींग है, क्या अफ्रीका की सींग सोमालिया कहलाती है? सोमालिया क्या उसका हिस्सा हम लोग को देखने को मिलती है? अफ्रीका की सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यस सोमालिया, है ना। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सोमालिया है। और साथ ही साथ रेड सी को ये कनेक्ट करती है। आपको पता होगा कि एक स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट क्या होता है? जल डमरू मध्य क्या होता है? स्ट्रेट। दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाला जो चैनल होता है, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाला जो चैनल होता है, उसे क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। तो ये वाला ज्योग्राफिकल टर्म भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से ज्योग्राफिकल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल मीरा यादव जी ने, आईएएस मीरा यादव जी ने बिल्कुल सही चीज लिखी। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती, ये पूरी ये चारों कंट्री जो है वो किसका मतलब क्या बनाती हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बनाती है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, कई बार सिविल सर्विस में ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं, राइट। तो ये स्ट्रेट के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बब अल मंडप स्ट्रेट, राइट, जल डमरू मध्य। तो ये बेसिकली कनेक्ट करता है किसको? रेड सी को कनेक्ट करता है किसके साथ? अरेबियन सी के साथ। दो वाटर बॉडी को आपस में ये स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है, जो कि यहीं पर ही हम लोग को नजर आता है, राइट। साथ ही साथ यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है गल्फ भी है, गल्फ ऑफ तटजौरा, राइट। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तटजौरा की खाड़ी है यहाँ पर, राइट। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली पूरा ओवरऑल टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये सब ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। महक जी 27, 28, 29 और 30, ये 4 दिन के मैंने आपने शायद क्लास अटेंड नहीं करी है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि अभी हम लोग जो है वो 1 तारीख से करंट अफेयर्स को शुरू कर रहे हैं। पेंडिंग जो होगा वो बीच में कभी जैसे ही अपन को टाइम मिलता है तब ले लेंगे, या फिर संडे का आपका रिवीजन रहता ही है, तो उस दौरान जो है वो कवर कर लेंगे। डोंट वरी, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, राइट। आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में। अलका जी ने सीड ट्रिक बता दी है। सीड ट्रिक आप लोग याद रख लीजिए। सीड ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक जो है अलका जी ने बताई है हॉर्न ऑफ अफ्रीका को याद रखने के लिए। सीड, SEED, एस से सोमालिया, ई से अल्ट्रिया, ई से इथियोपिया और डी से जिबोती, राइट। चलो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम, तो मध्य प्रदेश आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम की जगह आप ये मेंशन कर सकते हैं आदिवासी पहुंच कार्यक्रम, राइट। तो ये टॉपिक है, तो इस पर हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। नाम से ही हालांकि इस टॉपिक में हम लोग को समझ में आ रहा है, क्या चीज समझ में आ रही है? सो क्या चीज हम लोग को देखने को मिल रही है नाम से, कि ट्राइबल ग्रुप्स तक वेरियस सर्विसेज, वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स है वो कौन से? भील्स और गोंड्स। और बताइए कि हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा ट्राइब्स जो है वो कहां पर हम लोग को देखने को मिलती है पॉपुलेशन के मामले में? तो मध्य प्रदेश। बट अगर नंबर के मामले में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पर है नंबर्स के मामले में? ओडिशा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आप लोग ने जवाब दिया। पॉपुलेशन के मामले में मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और नंबर्स के मामले में अगर हम बात करें तो ओडिशा। अच्छा, कितने नंबर से ज्यादा, एक कोई फिगर आपको याद है कि कितने नंबर से ज्यादा ओडिशा में हम लोग को ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं? हमने डिस्कस की 60 से भी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ओडिशा के अंदर, राइट। 60 से भी ज्यादा। चलिए, और इस प्रोग्राम की जो है हम लोग बात करते हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम द स्टेट हैज अंडरटेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स। तो इस प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश ने कुछ उपाय जो है वो सामने लेकर आए हैं। पहली बात तो पीसा को इन्होंने इंप्लीमेंट किया। पीसा का टॉपिक हमने अभी कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया है, सभी को पता है पीसा के बारे में, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 के बारे में। आपने क्लासेस फॉलो करी होंगी, तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, राइट। जिनको नहीं पता प्रीवियस क्लासेस पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर अभी कुछ समय में एक अलग सेपरेट वीडियो जो है वो इस पर आ जाएगा, राइट। पीसा का की क्लिप जो है वो आपको मिल जाएगी। एंड इससे क्या फायदा होगा? इससे इन ट्रैवल ग्रुप्स के अंदर सेल्फ गवर्नेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगा, राइट। और किस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग? ग्राम सभा के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्राम सभा जो हम लोग को देखने को मिलती है पंचायती राज की अगर हम लोग बात करें जनरल, तो जैसे जो ग्राम सभा जो इंस्टीट्यूशन होता है, वैसे ही एक बेसिकली इंस्टीट्यूशन जो है वो तैयार किया जाएगा ट्राइबल एरियाज पर, राइट। तो इस पर जो है वो कदम उठा रही है मध्य प्रदेश सरकार की, पीसा को इन ट्राइबल एरियाज पर या शेड्यूल्ड एरियाज जो है वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, राइट। इसके अलावा महुआ को लीगलाइज किया जा रहा है। महुआ कोई जानते हैं महुआ क्या है? महुआ एक देसी शराब हम लोग को देखने को मिलती है, राइट।
तो महुआ को जो है वो हमें देखने को मिलता है कि लीगलाइज करना है, ये शराब को लीगलाइज कर रहे हैं, हेरिटेज लिकर के तौर पर इसे बेचा जाएगा, राइट। ट्राइबल्स की ड्रिंक है ये, हेरिटेज लिकर के तौर पर बेचा जाएगा। और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि छोटे मोटे जो भी अपराध हैं इन ट्राइबल ग्रुप्स के अगेंस्ट, ट्राइबल्स के अगेंस्ट जो रजिस्टर्ड है, तो उन्हें विड्रॉ कर दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, यानी कि अपराध मुक्त जो है वो उनको कर दिया जाएगा, राइट। और ज्यादातर इसमें से अपराध वही है कि ये जो है वो बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और बेचते हैं महुआ बेस्ड लिकर को, राइट। और साथ ही साथ ये किया जा रहा है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सभी लोग जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, आपको मैंने पढ़ाया हुआ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके तहत जो राशन शॉप हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, सभी को पता है ना। तो होम डिलीवरी, जो फूड ग्रेन्स की जो होम डिलीवरी है वो ट्रैवल लोगों के घर तक जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, सभी के सभी 89 ट्रैवल ब्लॉक्स के अंदर। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। फिर साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में की हम लोग को देखने को मिलती है, उसका नाम जो है वो रखा जा रहा है शंकर शाह के नाम पर। शंकर शाह जो बेटे हैं सुमेर शाह के, और जो गड़ा साम्राज्य या गारा साम्राज्य, तो जो गोंड रूल के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो उसके लास्ट शासक थे। और इवन रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप जो है उसका नाम चेंज करके तात्या भील के नाम पर रखा जा रहा है, राइट। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बेसिकली पर्सनालिटी के, कुछ ट्रैवल पर्सनालिटीज के नाम वगैरह बेसिक्स आपको बस पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगर हाँ, अगर आप एमपीपीएससी लिख रहे हैं तो आपको इन पर्टिकुलर जो पर्सनालिटीज है उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे कि राजा हृदय शाह लोधी, तो इनके बारे में विकिपीडिया में एक समरी जो है वो पढ़ लेना। तो मेडिकल कॉलेज जो मंडला के अंदर है उसका नाम चेंज किया जा रहा है राजा हृदय शाह लोधी के नाम पर, राइट, जो कि काशी से आए थे और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सेटल हो गए थे। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वो कौन सा है, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी ज्योग्राफी में ओवरऑल ये सब एरियाज भी आएंगे, वैसे मतलब इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है वो पूछा जाता है। कौन सा एरिया है ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, कोई बता सकता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा एरिया है? अक्सर कंफ्यूजन होता है बघेलखंड और बुंदेलखंड के बीच में, तो इसका आप पता करके रखिएगा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को, कि कौन सा वाला एरिया बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। मैप में सर्च कीजिएगा, ये टास्क है छोटा सा आप लोग के लिए। और हिज एंसेस्टर्स, तो उनके जो पूर्वज जो हमें देखने को मिलते हैं राजा हृदय शाह लोधी के, राइट, तो उन्होंने स्टैब्लिश किया था किंगडम को, जो कि आज की डेट में दमोह वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और ये भी अगेन गोंड रूल के अंदर जो है वो रखा गया था। और साथ ही साथ भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज करके गोंड की रानी, रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया। तो उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, आपको पता होगा रानी कमलापति के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, राइट, अबाउट रानी कमलापति। और राजा संग्राम शाह जो है, राजा संग्राम शाह अवार्ड फॉर द बेस्ट वर्क इन ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, तो जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप ट्राइबल आर्ट और कल्चर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, अपना कार्य करते हैं, सामने लेकर आते हैं, आर्ट सामने लेकर आते हैं, तो उन्हें ये राजा संग्राम शाह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये 48वें 48th गोंड रूलर हम लोग को गाड़ा किंगडम के देखने को मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ा किंगडम थोड़ा सा याद रखना है कि गाड़ा किंगडम जो है वो कहाँ का है। तो आपको ये चीज जो है वो थोड़ी सी पता होना चाहिए कि ये गाड़ा किंगडम जो है वो मतलब गोंड के हम लोग को किंगडम देखने को मिलते हैं, गोंड शासकों की किंगडम है ये, राइट, गाड़ा किंगडम, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और हालांकि रानी कमलापति जी के बारे में यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट मैंने इस टॉपिक, इसके रानी कमलापति जी के टॉपिक को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी एक क्लिप जो है वो बहुत ही जल्दी आपके पास आ जाएगी, और अगर नहीं तो आपको पता होगा कि आपने अगर रेगुलरली फॉलो किया है तो अभी मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर अंदर ही इस टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको डाउट आया होगा, क्योंकि पूरे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसमें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोषण ज्ञान के बारे में। देखिए नाम से क्या चीज समझ में आ रही है आपको, पोषण ज्ञान के बारे में। एक नॉलेज, किस चीज की नॉलेज? न्यूट्रिशन की नॉलेज, राइट। तो ये एक हम लोग को देखने को मिल रही है नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है हेल्थ और न्यूट्रिशन पर। जब भी रिपोजिटरी शब्द आए तो इसका मतलब सिंपल सी चीज है, क्या है? भंडार है ये, रिपोजिटरी जहां पर चीजों को स्टोर किया जाता है। स्टोर मतलब इन द सेंस कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रखा जाता है, तो वो रिपोजिटरी हम लोग को देखने को मिलती थी। ये नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है, राष्ट्रीय डिजिटल भंडारी हम लोग को देखने को मिलता है। किस चीज की रिपोजिटरी है? हेल्थ और न्यूट्रिशन की रिपोजिटरी, स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी पर आधारित ये एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है।
इसे किसने लॉन्च किया, ये वाली चीज पूछी जाएगी। नीति आयोग, आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पार्टनरशिप के साथ जो है वो इसे लॉन्च किया है। साथ ही साथ सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ पोषण ज्ञान रिपोजिटरी जो है गाइस, तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि 14 थीमेटिक एरियाज हेल्थ और न्यूट्रिशन के हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में डिटेल्स मेंशन्ड है। और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग फोटोज, इमेजेस, इस टाइप की पूरी चीज जो है वो उसमें। और इवन टारगेटेड ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली टारगेटेड ऑडियंस में जो हम लोग को मार्जिनलाइज पॉपुलेशन जो देखने को मिलती है, राइट, तो उनको यहाँ पर जो है वो टारगेट किया गया मेनली, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन जो होती है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड काफी कम होती है, राइट। और इसलिए हमारी कंट्री के अंदर हंगर हंगर और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है। इवन अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, तो उनमें भी ये मतलब माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। क्या ये वाली चीज है कि एजुकेटेड लोगों में क्या माल न्यूट्रिशन होता है कि नहीं होता, ये बताओ। अरे वाह यार प्रीति जी, बिल्कुल सही जवाब लिखा आपने। मैं हमेशा, मेरा फेवरेट एक टर्म है हिडन हंगर का, तो हिडन हंगर उनमें नजर आता है, राइट। हिडन हंगर क्यों नजर आता है? क्योंकि आज की डेट में ओबिसिटी के शिकार काफी सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, राइट। बट अभी मैं काम कर रहा हूँ उस पर, राइट, क्योंकि हम लोग जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो नहीं ले रहे हैं। हमारा जो फूड का जो हैबिट्स है वो काफी खराब हो गई हैं, राइट। तो हम न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग जो फॉलो करते हैं वो किस चीज को फॉलो करते हैं? जंक फूड्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बड़ा टेस्टी लगता है, मजा आता है उसको खाने में। और बॉडी बॉडी को नहीं, स्पेशली माइंड को, दिमाग को और मन को उसकी हैबिट हो गई। बोलते हैं ना यार, यार ये, अरे आज तो यार करेले की सब्जी बनी है, मन ही नहीं कर रहा खाने का, राइट। मन, हमने अपने मन को जो है वो काफी ज्यादा वो दे दिया। इसलिए आप जब पढ़ाई करें तो कभी भी अपने मन की ना सुने, क्योंकि पढ़ने का मन तो करेगा नहीं, राइट। दिमाग की सुने, राइट, कि आप पढ़ोगे तब क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। और आपका सिलेक्शन होगा तो आप जिस पोस्ट की डिजायर कर रहे हो, जिस पोस्ट में बैठना चाहते हो, जो रूल करना चाहते हो, तो वो आप कर सकोगे। ठीक है, चलिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब देखिए, ईरान न्यूक्लियर टॉक्स की बात करें तो इंटरनेशनल टॉक जो वियना में हमें देखने को मिल रही है 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील की, वो बहुत ही जल्दी होगी। और ये ईरान न्यूक्लियर डील को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। और टॉक्स जो होगी ये किसके बीच में होगी? ईरान, चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है। क्यों नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर? कोई बता सकता है क्यों नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर? क्योंकि डील तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी साइन करी थी। बट व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग? बिकॉज 2018 में, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अंजुम जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, निदा जी ने ईयर भी लिख दिया, वेरी गुड। महक जी ने भी लिख दिया कि वो हटा दिया गया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कि यूनाइटेड हटा नहीं, मतलब वो हट गया है। यस एग्जैक्टली, आपने लिखा कि वो हट गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स हट चुका है डील से, उसने स्किप कर दिया है, राइट, हट गई है डील से वो, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और बाकी मेरे ख्याल से ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आपको सभी कुछ जानकारी है। ऐसी कोई चीज है कि जो आपको ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में नहीं पता कि क्या है ये? अभी इनकी बातचीत होगी, कुछ नहीं पता तो पूछ लो। ईरान, सभी जितने भी स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं क्लास को, सभी को पता है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में? वेरी गुड। किसी को कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछो ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड। हालांकि इसमें उतनी ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, बट हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया। U235 को भी हमने डिस्कस किया। क्या है ये U235? कोई बता सकता है व्हाट इज U235? एग्जैक्टली, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आइसोटोप ये हम लोग को देखने को मिलता है यूरेनियम का। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, नोरो वायरस, इस टॉपिक को भी हमने कवर किया हुआ है, तो चलिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं नोरो वायरस से रिलेटेड। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि नोरो वायरस जो है, नोरो वायरस, जैसे कि अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, यानी कि पानी को गर्म करता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या उसमें, उस इन्फेक्टेड पानी में नोरो वायरस जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा, ये आंसर बताओ, जल्दी बताओ। काफी सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि जिंदा रहेगा, बट वो आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। 60 डिग्री सेल्सियस तक ये जिंदा रह सकता है, ये क्लेम किया जाता है। बट मैंने 100 डिग्री सेल्सियस की यहां पर बात करी है। समझ में आई ये बात? तो इस तरीके से भी चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। यहां पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप
सिर्फ स्टीम करेंगे खाने को, स्टीम मतलब कम टेम्परेचर पे उसको रखेंगे, तब वो जिंदा रहेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। बट अगर 100 डिग्री में रखेंगे तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। राइट, तो ये क्लियर ये चीज, इसलिए कहते हैं ना कि बॉईल करना चाहिए अच्छे से खाने को। काफी सारे लोग तो रेगुलर बेसिस पर बॉईल करके पानी जो है वो पीते हैं, बट पता नहीं, समझ में आता नहीं कि कुछ कुछ स्टडी तो ऐसी कहती है कि पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, कुछ कहते हैं कि पानी को बॉईल करके पियोगे तो उसमें जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तत्व वगैरह जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो क्या चीज सही है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? मैं तो दोनों ही चीज सुनता हूँ, कुछ लोग जो है वो फेवर करते हैं बॉईल करके पीने के लिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बॉईल करके नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग इवन खाने का भी बोलते हैं, बोलते हैं कि खाने को अपन ज्यादा बॉईल कर देते हैं तो उसकी कुछ जो क्वालिटी वगैरह जो होती है, न्यूट्रिशियस क्वालिटी या पता नहीं कुछ कुछ चीजें वो खत्म हो जाती है। तो ऐसा बोलता है, ऐसा भी सही है क्या? पता नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी इसके बारे में बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो बताइएगा। चलिए, इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है? नोरो वायरस क्या अपने आप ठीक हो जाता है? अपनी मर्जी से पीना चाहिए, ये बात सही है। If water is contaminated, then need to boil. अच्छा, मुझे ये बताओ कि नोरो वायरस का जो ट्रीटमेंट अपने आप ठीक हो जाता है क्या, ये कि दवाई वगैरह खानी पड़ती है? अपने आप ट्रीट हो जाता है ये? अरे नहीं यार, प्रीति, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका। मतलब ऐसा मत सोचो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो ये कोरोना वायरस के होते हैं, एबोला वायरस के होते हैं। राइट, इसका नहीं है, ये तो अपने आप हो जाता है। ये पेट की प्रॉब्लम है, ये नोरो वायरस जो है ना, ये पेट की प्रॉब्लम है। याद आ रहा है आपको? ये सब पूरी चीज हमने नोरो वायरस के बारे में डिस्कस की हुई है ऑलरेडी। चलिए, तो नोरो वायरस के 13 केसेस अभी हम लोग को देखने को मिले, केरला और कर्नाटका में डिटेक्ट हुए हैं। ये डायरिया इंड्यूसिंग रोटा वायरस की तरह ही एक वायरस हम लोग को देखने को मिलता है, डायरिया टाइप का ही वायरस है ये। राइट, और ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कॉजेस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस। तो ये एक वायरस नहीं है, ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिसके कारण पेट से संबंधी परेशानी जो है वो होती है। और मोस्ट कॉमन पैथोजन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज जो है उसको फैलाता है। राइट, अकॉर्डिंग टू WHO। सिम्टम्स की बात करें तो यही, मतलब पेट दर्द होना, बुखार आना, सिर दर्द होना, शरीर में दर्द होना, तो ये सब इसके कुछ सिम्टम्स, वॉमिटिंग, डायरिया, तो ये सब इसके इनिशियल सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, और एक्सट्रीम फ्लूइड लॉस होता है, डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा होता है, तो हाइड्रेटेड बॉडी को रखना रिकमेंड किया जाता है। इसके स्प्रेड की बात करें तो ज्यादातर जो क्लोज्ड स्पेसेस जो होती है ना, बंद बंद जगहें, तो वहीं पर ये वायरस जो है वो घूमेगा, तो आपस में एक दूसरे को संक्रमित करेगा। और नोरो वायरस जो है वो हाईली कंटेजियस है, काफी ज्यादा अत्यधिक संक्रमक ये वायरस हम लोग को देखने को मिलता है, काफी तेजी से फैलने वाला वायरस है ये। राइट, कंटामिनेटेड, जो खराब, जो संक्रमित, जो गंदा खाना, पानी और सर्फेसिस जो होता है उससे ये फैलता है। और बॉडी के अंदर जो है वो मल और उल्टी के माध्यम से ये फैलता है। राइट, ओरल फीकल का ये प्राइमरी रूट हम लोग को देखने को मिलता है। और नोरो वायरस जो है वो रेजिस्टेंट है काफी सारे डिसइंफेक्टेंट से, मतलब कि आप सिर्फ अगर हैंड सैनिटाइजर लगा लोगे तो भी नहीं बचोगे, क्योंकि उससे भी ये मतलब ठीक नहीं हो, मतलब मरेगा नहीं। मतलब हैंड सैनिटाइजर आप लगा के सोचोगे कि आप प्रोटेक्टेड हो गए, तो नहीं है इस केस में, नोरो वायरस के केस में। साथ ही साथ ये, अगर आप किसी भी चीज को बॉईल करते हो 60 डिग्री सेल्सियस तक, तो भी ये नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें भी ये सर्वाइव कर जाएगा। एंड देयरफॉर सिर्फ स्टीम करने से, खाने को और पानी को स्टीम करने से ये वायरस मरेगा नहीं। राइट, उसको प्रॉपर्ली बॉईल करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट जो है नोरो वायरस का, तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, कुछ दिनों तक रहता है, फिर ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाता है। बट हाँ, ये चीज देखनी पड़ती है कि जैसे कि जो बूढ़े लोग हैं, राइट, बहुत बूढ़े लोग, राइट, और जो ज्यादा यंग नहीं है, राइट, इवन जो माल नरिश्ड है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो उनको सफिशिएंट रेस्ट करना चाहिए और हाइड्रेटेड रहना चाहिए। राइट, ओरल ओरल का सोल्यूशन होता है मेरे ख्याल, ओरल भी क्या बोलते हैं उसको, एक सोल्यूशन होता है। ओरल भी बच्चों का होता है क्या? बड़ों के लिए मेरे ख्याल से ग्लूकोस ग्लूकोस ले सकते हैं। एक और होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं, ओआरएस 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 बच्चों का होता है क्या? एक और होता है ना, कि मेरे ख्याल से जैसे ग्लूकोज होता है वैसे ही कुछ एक और सोल्यूशन होता है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। ओआरएस ही होता है क्या वो? अच्छा, तो वो भी पीते हैं, है ना, रिहाइड्रेशन के लिए। तो ये सब चीजें रिकमेंड की जाती हैं। चलो, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं था? क्लियर नहीं वाला टॉपिक सभी को अच्छे से? चलो, वेरी गुड। सो ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओमिक्रॉन किसका नया वेरिएंट है? कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, B11529। वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे कहा गया है WHO के द्वारा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। क्या होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कोई बता सकता है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या डिफरेंस है? और
WHO ने जो है वो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो कहा है, राइट। एंड ये साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया है नया वेरिएंट, और ये पूरे दुनिया भर में एक कंसर्न, एक चिंता जो है वो उसने क्रिएट कर दी है। हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम द ओरिजिनल वायरस, तो B11529 ये काफी गुना ज्यादा हार्मफुल है, आप कह सकते हो खतरनाक है। इसमें जो स्पाइक म्यूटेशन जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। और आपको मैंने कोरोना वायरस के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाया हुआ था कि कोरोना वायरस बॉडी के अंदर जो एंटर होता है स्पाइक्स के माध्यम से एंटर होता है, राइट। तो इसमें जो स्पाइक्स हैं, बैड स्पाइक्स म्यूटेशन के, वो बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज यहां पर है इसकी जो खतरनाक वाली चीज है। और 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने अभी तक लिस्ट किए हैं। एक पहले नंबर पर अभी रिसेंटली ओमिक्रॉन किया है साउथ अफ्रीका में जो आइडेंटिफाई हुआ, और फिर डेल्टा किया है B16172, फिर गामा किया है, बीटा भी किया है, अल्फा भी किया है। जैसे अल्फा जो है वो ब्रिटेन में देखने को मिला, बीटा साउथ अफ्रीका में, गामा ब्राजील के अंदर, डेल्टा वेरिएंट इंडिया में इमर्ज हुआ, राइट, और ओमिक्रॉन साउथ साउथ अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो WHO ने मार्क किए हैं वो MU कोलंबिया में जो इमर्ज हुआ, और लंबडा जो पेरू में इमर्ज हुआ। तो इसके बारे में भी हम लोग, मू लंबडा के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब द मेन थिंग इज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न है क्या। तो देखो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जेनेटिक चेंजेस, यानी कि कोरोना वायरस में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो या फिर जान सकते हो। मतलब साइंटिस्ट रिसर्चर आराम से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये म्यूटेट करेगा, म्यूटेशन का मतलब आप सभी लोग को पता है, हमने डिस्कस किया इसके बारे में। म्यूटेशन जिसके थ्रू चेंजेस आते हैं, और हर एक लिविंग बींग म्यूटेट करता है, उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें म्यूटेशन होते हैं, राइट। जैसे कि अर्ली मैन से हम लोग जो है वो मॉडर्न ह्यूमन बने तो कितने सारे चेंज आए हमारे अंदर, है ना। एप से हम लोग मॉडर्न ह्यूमन बने तो कितने सारे चेंजेस आए हमारे अंदर। तो ये क्या है, ये म्यूटेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो जेनेटिक चेंजेस, जीन्स में चेंजेस, अब साइंटिस्ट रिसर्चर को अगर पता है कि इसमें क्या चेंज आएगा, तो दैट इज कॉल्ड, जो प्रिडिक्टेड हो गया, वो प्रिडिक्शन हो गया, यानी कि पता है हमें, तो दैट इज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। बट वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब कि नहीं पता, सिंपल सी चीज कि साइंटिस्ट और रिसर्चर ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये किस प्रकार से जो है वो चेंज कर सकता है अपने आप को, किस प्रकार से अपने आप को जो है वो एनवायरमेंट के अंदर बदल सकता है, राइट। तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में जो है वो आ जाएगा, राइट राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। क्लियर है, बस इतनी छोटी सी डिफरेंस बस आपको जो है वो समझने के लिए जो है वो क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। हाउ डू वेरिएंट ऑफ वायरस इमर्ज, तो वायरसेस के जो वेरिएंट्स है कैसे इमर्ज होते हैं, तो सिंपल सी चीज म्यूटेशंस, राइट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी कई बार जो है वो कवर कर चुके हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग है उसमें म्यूटेशन होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसी म्यूटेशन के कारण हमें देखने को मिलता है जो चेंजेस होते हैं, उसी को हम लोग जो है वो बोलते हैं नया वेरिएंट वायरस का, है ना। तो वायरस का नया वेरिएंट मतलब कि उसके जो जीन्स है, राइट, तो उसमें चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसमें चेंजेस आ गए। और एरर जो होता है वायरल आरएनए में, इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, राइट। जो चेंजेस वायरसेस के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। क्लियर, कुछ पूछना है इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी प्रकार का। मेरे ख्याल से ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न को करीब मेरे ख्याल से 7-8 बार हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ ही महीनों में। चलिए आगे बढ़े। डिसरप्शंस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर डिसरप्शंस हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए इसके बारे में ऑलरेडी एक बार और भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अलग है। इस आर्टिकल में और काफी अच्छी चीजें जो है वो मेंशन है, कुछ डेटा मेंशन है। बट हमने ऑलरेडी, आपको शायद याद आ रहा होगा कि जैसे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि जो झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उस पर भी हमने बात करी थी कि उनके खिलाफ कौन एक्शन ले सकता है। बताइए जरा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर गाली गलौज करेंगे, राइट, सदन के अंदर, अगर ये मतलब जो जॉब है, जो वर्क है, जो कार्य है पार्लियामेंट का, उसको पूरा नहीं होने देंगे, राइट, तो कौन कार्रवाई करेगा। बेटा फिर गलती कर दी आप लोगों ने, पार्लियामेंट कार्रवाई करेगी। स्टार्ट जो करेंगे वो चेयरमैन करेंगे, याद करो और याद रखो। हमने डिस्कस किया था, याद आया इसके बारे में। इनिशियल मतलब इनिशिएशन जो है वो शुरू किया जाएगा, यानी कि इनिशिएट किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी स्पीकर के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा राज्यसभा के केस में। बट अल्टीमेटली सजा किसको देनी किसको नहीं, वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, कार्रवाई कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी, ना कि स्पीकर या चेयरमैन। तो याद रखिए ये वाली चीज, राइट। और इवन
कोर्ट वोट में कोई केस नहीं जाता है, ये पार्लियामेंट ही जो है वो डिसाइड करती है, पार्लियामेंट ही जो है वो कार्रवाई करती है, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा, राइट। अभी एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से दीपांकर जी हैं, कि करंट अफेयर्स की क्लास होगी क्या। अब इतनी बार बताने के बाद अगर स्टूडेंट ऐसे बोले तो फिर मजा नहीं आता है। चलो, अब इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं, डिसरप्शन इन पार्लियामेंट के आर्टिकल को। तो फ्लोर लीडर्स जो हम लोग को राज्यसभा की देखने को मिल रहा है, उन्होंने कंसर्न, चिंता जो है वो व्यक्त करी कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जो डिसरप्शन हो रहा है, तो उस पर एक कमेंट दिया। क्या कमेंट दिया इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। तो फ्लोर की लीडर्स का कहना है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो चेयरमैन है या स्पीकर है, तो उन्हें अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेना चाहिए, राइट। अगर किसी भी प्रकार से अगर जो लेजिस्लेचर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अगर उसकी फंक्शनिंग का उल्लंघन हो रहा है या फिर कोई और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी जो है वो इस प्रकार से कमेंट कर रही है, तो फ्लोर के लीडर को जो है वो सॉरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो है वो एक्शन लेने चाहिए। मतलब ये क्लियरली यहाँ के जो एमपीज हैं वो क्लियरली क्या कह रहे हैं कि कोर्ट अगर हमारे बारे में कुछ बोले तो वो गलत है, और वो खुद करें तो वो बहुत सही है ना। तो ये वाली चीज है। और कोर्ट के पास तो ऑब्वियस ही बात है, यू गाइस नो कि क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर हम लोग को देखने को मिलती है, कि पार्लियामेंट अगर कुछ भी गलत करेगी तो उस पर कोर्ट तो ऑब्वियस ही बात है अपना कमेंट तो करेगी ही, राइट। तो ये वाली चीज आप जानते ही हैं इस चीज के बारे में। बट पार्लियामेंटेरियंस को पता नहीं है, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी थोड़ा ना कर रहा है। चलिए, तो चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, इन्होंने अभी रिसेंटली कंप्लेन करी है कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स जो है वो काफी कम हो रहे हैं। एंड जग जाहिर है, सभी लोग को पता है कि डिबेट्स बिल्कुल नहीं हो रहे पार्लियामेंट के अंदर, बल्कि झगड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर शेर व शायरी के माध्यम से जो है वो कमेंट किया जाता है, राइट। एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकाला जाता है। सहमत हो कि नहीं सहमत हो इस बात पे। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या गलत बोल रहा है, राइट। इन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, he said it is a sorry state of affair, खेदजनक स्थिति है ये, तो ये चीज उन्होंने कही। एंड दैट एब्सेंस ऑफ क्वालिटी डिबेट्स लीव्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लॉज अनक्लियर और इंक्रीज द बर्डन ऑन द कोर्ट। तो क्या गलत कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा। देखो, अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर आप डिबेट नहीं करोगे, क्वालिटी डिबेट नहीं करोगे, सकारात्मक और गुणवत्तापूर्ण बहस नहीं होगी, तब क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी एक कानून, जैसे फॉर एग्जांपल कि पार्लियामेंट के अंदर किसी कानून पर प्रॉपर अगर डिस्कशन नहीं हो रहा और कानून अगर पास हो जा रहा है, मतलब बिल जो है वो पास हो जा रहा है, कानून बन जा रहा है, तो बाद में चल के कोर्ट के पास ही तो पिटीशन आती है ना कि ये फलाना कानून जो है वो हमारे राइट्स को का जो है वो उल्लंघन कर रहा है। तो क्या गलत कहा कोर्ट ने, क्या गलत कहा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, सही तो कहा है ना। ये देखिए, फिर उसमें भी ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या समझाएं इनको। और बात बिल्कुल सही है, ये वाली चीज आप बिल्कुल अपने मेंस में लिखिएगा कि अगर ये, इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर प्रॉपर तरीके से डिबेट और डिस्कशन होता है किसी पर्टिकुलर पार्लियामेंट के अंदर, या फिर पार्लियामेंट अगर अपनी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करती है, कार्य करती है, काम करती है, राइट, तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है, तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि बर्डन जो होता है वो जुडिशरी के ऊपर नहीं आता है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज है। एंड सच कमेंट शुड बी व्यूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर्स। तो ऐसे कमेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग के ऊपर बेस्ड हम लोग को नजर आ रहा है कि लेजिस्लेचर जो है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, राइट। विधायिका जो है वो अपने कामकाज को जो है वो सही तरीके से नहीं कर रही है, जो कि उसको करना चाहिए। और इसी कारण हमें देखने को मिल रहा है कि देखो, अगर पार्लियामेंट सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगी तो सफर कौन करेगा बताओ, सफर कौन करेगा, इंडिया सफर करेगी, राइट। इंडिया, इंडिया की प्रोग्रेस नहीं होगी, राइट। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट के बहुत सारे कार्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम लोग ने कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये अगर कानून लेकर आएंगी, राइट, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, क्योंकि अल्टीमेटली कानून के माध्यम से ही लॉ और ऑर्डर जो है वो मेंटेन होता है, राइट। और पार्लियामेंट ही जो है जहां पर बजट आता है, और बजट आएगा, अगर प्रॉपर तरीके से चीजों में डिस्कशन नहीं होगा, डिबेट डिस्कशन नहीं होगा, तो जो प्रॉब्लम्स जो लोग सह रहे हैं, राइट, तो उस प्रॉब्लम्स का निवारण नहीं हो पाएगा। गेटिंग इट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। चलिए, एंड बेस्ट वे टू काउंटर them is to ensure proper functioning of legislature by ensuring their dignity and decorum। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पार्लियामेंट की
पार्लियामेंट में अगर डिकोरम रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, डिग्निटी अगर पार्लियामेंट की जो है एक्चुअल में वो मेंटेन की जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि पूरी चीज जो है वो सही तरीके से चलेंगी, सटीक तरीके से चलेंगी। और मेन कंसर्न वाली बात यही है कि इस प्रकार के जो डिसरप्शन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, तो वो इश्यूज जो है वो एक प्रकार से क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी काफी सारी रिपोर्ट्स में बात की गई है, जैसे पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो उसने कहा है कि 15th लोकसभा 2009 से 14 की, राइट, तो इसमें फ्रीक्वेंट डिसरप्शन जो है वो देखने को मिला पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। और इसके कारण बताया गया कि लोकसभा जो है वो सिर्फ 61% तक ही अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर पाई, यानी कि प्रोडक्टिव काम लोकसभा का 61% ही रहा और राज्यसभा का 66% ही रहा, यानी कि जो टाइम राज्यसभा को अलॉट किया गया उसमें सिर्फ 61% ही उसने काम किया, राइट। बाकी 39% खराब, यही सब बहसबाजी और ये शायरी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में चला गया। एक और रिपोर्ट ऐसी आई थी, राइट, पीआरएस की 16th लोकसभा को लेकर 2014 टू 2019 में ये रिपोर्ट देखने को मिली। इसमें कहा गया कि शेड्यूल टाइम से 16% ही लॉस हुआ, जो कि एक अच्छा है, बट फिर भी 14th लोकसभा से बुरा है। 14th लोकसभा में 13% ही टाइम का लॉस हम लोग को देखने को मिला था, और हालांकि 15th लोकसभा से काफी बेटर। 15th लोकसभा में जो 37% था वो यहाँ पर 16% जो है बताया गया, और राज्यसभा ने 36% जो है वो शेड्यूल टाइम से लूज किया। देखो ये सब फिगर आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि वेरियस रिपोर्ट्स के थ्रू चीजें सामने आई। जैसे आप पीआरएस की रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो कि पीआरएस की रिपोर्ट ने भी इवन हाईलाइट जो है वो किया है किस चीज के बारे में, कि लोकसभा जो है वो अपने प्रॉपर जो टाइम उसको अलॉट किया जाता है उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रही है, उस टाइम पर डिसरप्शन के कारण जो है वो इफेक्टिव तरीके से फंक्शनिंग उसकी हमें नहीं देखने को मिल रही है, राइट। इफेक्टिव फंक्शनिंग का फेलियर ही हम लोग को नजर आ रहा है, गेटिंग इट। और रीजन जो है वो क्या क्या डिसरप्शन के, ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए कई बार कंट्रोवर्सीज काफी सारी उठकर आती हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के नाम पर काफी सारी ऐसी चीजें ये डिस्कस करते हैं जिसमें झगड़ा होने लगता है एक दूसरी पार्टीज के बीच में, राइट। और इसमें इवन जो रूलिंग पार्टी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उससे हट जाती है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अपोजिशन का काम क्या है, रूलिंग पार्टी को चेक करना, उसकी उसकी पॉलिसीज को, उसके द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर चेक करना, राइट, एक निगरानी रखना, और जो भी उसकी कमियां हैं लूप होल से उसको उजागर करना। बट यहाँ पर वो चीज नहीं होती है, वो हेल्दी फंक्शनिंग नहीं होती है। क्या चीज होती है, किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हैं, बस ये चीज दिखाई जाती है, बस और कुछ नहीं हमें देखने को मेनली तौर पर ये सब इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, राइट। और ये इस बात से आप भी सहमत हैं। और लैक ऑफ डेडिकेटेड टाइम फॉर अनलिस्टेड डिस्कशन, कुछ ऐसे डिस्कशन होते हैं जो कि लिस्टेड ही नहीं है, राइट, कि आज का जो कार्य होगा उसमें क्या क्या चीजें करनी है, वो चीज वो टास्क मेंशन ही नहीं है, बट फिर भी उस पर डिस्कशन खिंच जाता है अननेसेसरली, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और हमें देखने को मिलता है कि ये अनुशासन का जो है वो पालन नहीं करते हैं, राइट। डिसिप्लिनरी पावर्स जो हम लोग को देखने को मिलती है उसका दुर्लभ प्रयोग जो है वो किया जाता है, राइट। तो ये चीज है। और पार्टी पॉलिटिक्स तो आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में, राइट। और किया क्या जाना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एमपी और एमएलए के लिए लाने चाहिए, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। और चेयरमैन जो है उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए उन पर्टिकुलर एमपीज को जो ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड इसमें इवन ये भी बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे नीड्स टू बी मोर डेमोक्रेटिक, राइट। आज की डेट में जो सरकार हमें देखने को मिल रही है उसे और डेमोक्रेटिक होने की आवश्यकता है, लोकतांत्रिक होने की आवश्यकता है, और भी अधिक लोकतांत्रिक होने की आवश्यकता है, जो कि अभी एट प्रेजेंट नहीं है। आप लोग जानते हैं इसके बारे में भी, कुछ दिनों पहले भी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, राइट, इसी चीज को लेकर कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी से जो हम लोग हटते जा रहे हैं, ऑथोरिटेरियन रूल की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। याद आ, ये वाली रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया था। एंड और ना ही सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया में ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और अलाउ करो अपोजिशन को कि अपोजिशन अपने आइडिया को फ्री तरीके से जो है वो सामने रख सके, स्वतंत्र रूप से रख सके, राइट। इवन ये भी कहा गया है कि एक प्रोडक्टिविटी मीटर लाया जाए जो कि कैलकुलेट करे कि कितनी क्वालिटी फंक्शनिंग जो है हो रही है पार्लियामेंट की, राइट, और कितना टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो उसका एक मीटर लाया जाए। जैसे कि मैं आप लोग से बोलता हूँ, हमेशा आपको नोट डाउन करके रखना है कि आप कब कब कितनी कितनी देर पढ़ाई करो। वैसे तो आप जरूरत नहीं है, अब तो आप लोग के लिए एक सभी लोगों के लिए, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी तक हमारे सिर्फ यूपीएससी बैच के स्टूडेंट्स के लिए वो ओपन था, अब सभी स्टूडेंट के लिए ओपन हो गया सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। तो उसका यूटिलाइज करो आप बेहतर तरीके से। आपके लिए टाइम टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, उस टाइम टेबल को फॉलो करो, क्योंकि यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 घंटे तो आपको इन्वेस्ट करना ही है अपने डेली शेड्यूल में, राइट। चलिए, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए।
चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी जो ये टॉपिक न्यूज में आया है वो इसलिए आया है क्योंकि एनजीटी जो ईस्टर्न जोन जो है उसने फाइन लगाया है 2 करोड़ रुपए का जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के ऊपर। किस लिए फाइन लगाया है? क्योंकि इसने एक हम लोग को वाटर चैनल देखने को मिलता है, एक नाला, नल्ला या नाला बोलो आप, एक नाला हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसने इसमें जो है वो मिट्टी डाल दी और मिट्टी डाल के उसको जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, राइट। तो ये एनजीटी के समक्ष एक हम लोग को देखने को मिला कि पिटीशन या कंप्लेन जो है वो फाइल की गई, राइट। उसमें एक शिकायत जो है वो लिखी हुई थी जिसमें कहा गया था कि जेएसपीएल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है इनके द्वारा राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत से अंगुल जिले में बहने वाली नंदीरा नदी को अनाद अनाधिकृत रूप से हड़प कर इसे मिट्टी से पाट दिया गया है, जिससे नदी पूरी तरह से खत्म हो गई। तो उन्होंने एक पूरी की पूरी नदी को जो है वो एंड कर दिया। तो इसको लेकर 2 करोड़ रुपए का फाइन जो है वो इंपोज किया गया है जेएसपीएल के ऊपर एनजीटी के द्वारा। तो हमारे लिए जो मेन टॉपिक है, जिस चीज के बारे में हम लोग को समझना है, वो है एनजीटी। तो गाइज, एनजीटी स्टैब्लिश हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को, 2010 को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। अच्छा, एनजीटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई बताएगा? एनजीटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसे कानून के तहत जो है वो तैयार किया गया है, बनाया गया है, जो कि है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और हमें देखने को मिलता है कि जितने भी मामले हम लोग को एनवायरमेंट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, तो जो मुद्दे होते हैं, जो मामले होते हैं, जो केसेस होते हैं, उस पर डील करती है एनजीटी, राइट। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं। न्यू दिल्ली के अंदर इसका जो प्रिंसिपल जो प्लेस है इसकी, वो न्यू दिल्ली हम लोग को देखने को मिलती है। मुख्य पीठ जो है वो इसकी न्यू दिल्ली में हम लोग को देखने को मिलती है। और दूसरी जगह पर भी ये स्थित है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट, जो कि हमें देखने को मिलती है कि भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। तो इसकी सिटिंग्स हम लोग को देखने को मिलती है इस ट्रिब्यूनल की, राइट। और फिर साथ ही साथ ट्रिब्यूनल जो है ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत जो है वो कार्रवाई नहीं करती है। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। इसका मतलब किसी को पता है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या है? कोई बता सकता है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या है? मतलब कि जो चीज कानून में नहीं है, मतलब कि जो चीज बुक ऑफ लॉ में हम लोग को नहीं देखने को मिलती, लॉ बुक में हम लोग को नहीं देखने को मिलती है, राइट, तो उसके विरुद्ध जाकर भी नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कराने की पावर जो है वो एनजीटी के पास है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है कि किसी पोल्यूशन के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई फैक्ट्री है, एक कोई फैक्ट्री किसी जगह पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो कर रही है। अब उससे रिलेटेड कहीं पर कोई कानून तो बना नहीं है कि एक फैक्ट्री किस टाइप का पोल्यूशन करे नहीं करे, राइट। है कुछ कुछ है हम लोग को देखने को मिलते हैं, बट मेनली नहीं हम लोग को कई बार देखने को मिलते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उस फैक्ट्री ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, राइट, उस प्रोडक्ट के कारण वहां के आसपास में रहने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, राइट। ना ही सिर्फ लोगों को, एनवायरमेंट को, राइट, आसपास में रहने वाले जो पशु हैं, राइट, एनिमल्स वगैरह जो है उनको दिक्कतें आ रही हैं, राइट। तो ये क्या करेंगे? ये नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे। मतलब कि जो चीज कानून में नहीं है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे, न्याय प्रोवाइड कराएंगे। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी। जनरली कोर्ट किसके ऊपर कार्य करती है? आप सभी लोग जानते हैं कि कोर्ट जो है वो पूरी तरह से या तो सीआरपीसी हम लोग को देखने को मिलता है या आईपीसी हम लोग को देखने को मिलता है। ये सब कोर्ट्स के ऊपर आधारित है, उनके पास ऑलरेडी बुक्स है, राइट, हमें देखने को मिलता है जिसमें पूरे कानून जो है वो लिखे हुए हैं। और उसी कानून का यानी कि सहारा लेते हुए, बुक्स का सहारा लेते हुए जज जो है वो जजमेंट देते हैं, है ना। क्योंकि कहा जाता है ना कि जज के सामने जो है वो कोई भी जब तक दोषी नहीं होगा, जब तक जज उसे करार नहीं करेंगे। और जज कब करार करते हैं सामने वाले व्यक्ति को दोषी? जब वो कानून के तहत देखा जाता है पूरी, जैसे बोलते हैं ना कि कानून अंधा है। क्यों? क्योंकि उनके उसके समक्ष पूरी चीज जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो रखनी पड़ती है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, उन्हें लॉ बुक के अकॉर्डिंग जो है वो एक्शंस लेने पड़ते हैं, राइट। बट यहां पर ऐसा नहीं है, एनजीटी के केस में, एनजीटी की कोर्ट में ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझना भी जरूरी है और ध्यान में रखना भी जरूरी है। और एनजीटी जो है गाइस, तो ये बताया जाता है कि इस टाइम बाउंडेशन है। जो भी एप्लीकेशन या अपील एनजीटी के पास आती है तो एनजीटी को उसे 6 महीने के अंदर अंदर, जिस समय से ये आई है, एप्लीकेशन आई, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे डिस्पोज करना होता है। बट अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो डिस्पोज नहीं कर पाई
तो फिर फर्दर और टाइम जो है वो दिया जाता है, यानी कि एनजीटी और टाइम देती है, बट एक्चुअली में उसे डिस्पोज तो 6 महीने के अंदर अंदर करना ही रहता है, राइट। तो ये वाली चीज है। और कुछ जो मामले डिस्पोज जो है वो 6 महीने के अंदर नहीं किए जाते हैं तो उस पर एक रिपोर्ट जो है वो अलग से तैयार करती है एनजीटी और पार्लियामेंट के सामने जो है वो प्रस्तुत भी करती है। तो ये वाले प्रोविजन भी हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और इसके अलावा एनजीटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया जो है वो तीसरी कंट्री, इंडिया ने जब एनजीटी को बनाया तो इंडिया तीसरी कंट्री बनी थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जिसके पास इस प्रकार से एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल था, स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल था। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और पहली डेवलपिंग कंट्री है हम जिन्होंने एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश किया है। और सैंक्शन स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये एक्ट जो है वो अलाउ करता है 40 मेंबर्स तक, राइट। 40 मेंबर्स जिसमें 20 एक्सपर्ट होते हैं और 20 जुडिशियल मेंबर होते हैं, यानी कि एनजीटी के अंदर टोटल 40 मेंबर होंगे, 40 जुडिशियल होंगे और सॉरी 20 एक्सपर्ट होंगे और 20 जुडिशियल हम लोग को देखने को मिलेंगे। अब एक्सपर्ट में आप समझ ही रहे हैं, एक्सपर्ट मतलब कि जो एनवायरमेंट की फील्ड में, राइट, एक्सपर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और जुडिशियल तो आपको पता ही है कि जुडिशरी से जो आते हैं, राइट। तो चेयरमैन की बात करेंगे इस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो इसके ट्रिब्यूनल के हम लोग को देखने को मिलते हैं वो चेयरमैन हम लोग को नजर आते हैं और ये जुडिशियल मेंबर के तौर पर भी सर्व करते हैं। और ये कौन होते हैं, तो ये या तो सर्विंग होंगे या रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होंगे या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, राइट। इनके सिलेक्शन की बात करें तो एक सिलेक्शन कमिटी जो है वो इनको सेलेक्ट करती है और सिलेक्शन कमिटी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज जो होते हैं वो हेड होते हैं। ये रिव्यू करते हैं एप्लीकेशन को और इवन किसको सेलेक्ट करना है, यानी कि 40 मेंबर को सेलेक्ट करने के लिए उनका इंटरव्यू भी लेते हैं। और जुडिशियल मेंबर जो है वो उन्हें चूज किया जाता है एप्लीकेंट्स के माध्यम से, और ये या तो रिटायर्ड या सर्विंग हाई कोर्ट के जजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और एक्सपर्ट मेंबर को कहां से चूज किया जाता है, तो जो भी एप्लीकेशन के पास आती है, राइट, कि जो भी जो इच्छुक जो होते हैं, राइट, जो एनजीटी की कोर्ट में जो है वो के लिए जो इच्छुक होते हैं बेसिकली, तो ये एप्लीकेशन देते हैं। और एप्लीकेशन में जैसे कि आप कल को जब ऑफिसर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, राइट, एडिशनल सेक्रेटरी की जो आपकी रैंक होगी, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी या उससे ऊपर की रैंक के ऑफिसर ही जो है वो यहाँ पर रखे जाते हैं, राइट, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो एडिशनल सेक्रेटरी के ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर, यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी और उसके ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो इस कोर्ट का हिस्सा होता है, राइट। तो जैसे आप कल को आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको भी मौका मिलेगा एनजीटी का मेंबर बनने का, राइट, जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कराने का, एनवायरमेंटल से रिलेटेड केसेस हैंडल करने का। तो ये एक्सपर्ट मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलता है। और इवन यस, इनके पास एक्सपीरियंस होता है। अगर जैसे आपने एनवायरमेंट की फील्ड में काम किया होगा तो डेफिनेटली आप जो है वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फिर आपको जो है वो चूज किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ आगे की चर्चा करें, अच्छा इसमें और चीजें नहीं है। और अच्छा, टेन्योर जो होता है वो कितने सालों का होता है इन जजेस का, कोई मुझे बता सकता है टेन्योर जो होता है वो कितने सालों का हम लोग को देखने को मिलता है इन जजेस का। इस पर्टिकुलर चीज में नहीं लिखा हुआ है, बट 5 इयर्स का इनका टेन्योर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जजेस जो होते हैं वो 5 इयर्स के लिए जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं इनको इसको जो है वो इस चीज को कंफर्म कर देता हूँ। जजेस का वैसे तो 5 इयर्स का ही हम लोग को देखने को मिलता है। इस पर मैंने एक अलग से भी टॉपिक बनाया था एनजीटी को लेकर, वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक ऑल्सो। गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नेचुरल जस्टिस क्या होता है, आकांक्षा जी जो है वो पूछ रही है। अच्छा अब मुझे बताओ, मैं वॉइस जो है वो ऑन कर रहा हूँ, कोई समझाएगा नेचुरल जस्टिस के बारे में? जल्दी इनिशिएटिव लो, फटाक से बताओ, कौन स्टूडेंट जो है वो समझाना चाहेगा नेचुरल जस्टिस के बारे में? जल्दी बताओ। इजी, सिर्फ एक ही स्टूडेंट को या दो स्टूडेंट को अलाउ करेंगे, अगर एक का अप्रोप्रिएट नहीं आया तो एक ही को अलाउ करते हैं। जल्दी बताओ। ठीक है, आ गया मेरे पास। प्रीति जी बताओ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, आकांक्षा जी को बताओ। माइक ऑन ऑन करो आपका वो, और बताओ। ऑन नहीं है क्या? एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 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 सॉरी, ऑन नहीं था शायद। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, ऑन है। बोलो बोलो प्रीति जी बोलो। अरे इतना टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। तो देखिए इनका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का हम लोग को देखने को मिलता है। और
ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रीति जी का भी मेरे ख्याल से शायद चालू नहीं है। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? कुछ इशू तो नहीं आया? ठीक है, चलो। सर मैं उसे ठीक है, मैं भी नेचुरल जस्टिस आपको जो है बता देता हूँ। नहीं प्रीति जी, अब मत बताओ आप, क्योंकि अब काफी टाइम जो है वो निकल गया है, अभी रहने दो। चलो, मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि गाइस जब मैं आपसे पूछूं ना, या फिर अगर आप हाथ रेस कर रहे हो ना, तो आप रेडी रहा करो, राइट। तो चलिए, देखो नेचुरल जस्टिस कुछ भी नहीं है कि जैसे हमेशा आपको पता है कि जज जो अपना जजमेंट देते हैं वो कब देते हैं, हमें देखने को मिलता है कि वो पूरी कानून के तहत जो है वो अपना जजमेंट देते हैं, अपने आप से तो देते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट पीरियड पे हुआ करता था, राइट। इवन मेडिवल पीरियड पे भी हमें देखने को मिलता था, जो भी गुनहगार होता था उससे जो जो राजा जो होता था वो सजा सुना देता था, कि बिना फैक्ट्स वगैरह जाने, बिना किसी रूल बुक को फॉलो किए सजा सुना देता था, है ना। बट यहाँ पर रूल बुक को फॉलो करना होता है, लॉज को फॉलो करने होते हैं, राइट, कोर्ट के अंदर, राइट। हमें देखने को मिलता है जजेस के द्वारा। बताओ आकांक्षा जी, यहाँ तक बात क्लियर है? तो बट एनजीटी के अंदर क्या होता है, एनजीटी के अंदर ऐसा नहीं है। एनजीटी के अंदर देखा जाता है कि किसको कितनी हानि हुई है, किसको कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, राइट। उसको देखा जाता है, और उसको देखने के बाद फिर जजमेंट जो है वो सुनाया जाता है। तो इसमें रूल बुक को फॉलो नहीं किया जाता, इसमें देखा जाता है कि यार किसको किस तरीके की परेशानी हो रही है, राइट। जैसे कुछ फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री आसपास के एरिया पे पोल्यूशन कर रही है, उससे रिलेटेड तो कोई कानून जैसे नहीं बना, लेट्स से, राइट। तो बट फिर भी एनजीटी जो होती है वो न्याय प्रोवाइड कराती है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, यानी कि रूल बुक के बियॉन्ड जाकर। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि 5 इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, इन एनजीटी के मेंबर्स को, सदस्यों को, और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, राइट। क्लियर नाउ? वेरी गुड। अब भारत गौरव स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड सामने आए हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है गाइस कि ये टूरिज्म से रिलेटेड ये हम लोग को स्कीम देखने को मिलती है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है मेनली। थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स हैं जो लॉन्च की जा रही है भारत गौरव स्कीम के तहत, राइट। जैसे रामायण एक्सप्रेस हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसी की लाइन पर इसको जो है वो बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। रामायण एक्सप्रेस की बात करें, ये ऐसी ट्रेन है जो कि भगवान राम से जुड़ी जितनी भी प्लेसेस है उस रूट पर जो है वो लेकर जाती है, उन प्लेसेस तक जो है वो पहुंचाती है, राइट। और ये वाली जो ट्रेन होंगी या तो फिर सरकार चलाएगी, सरकार ऑपरेट करेगी, या प्राइवेट प्लेयर्स ऑपरेट करेंगे, या फिर पीपीपी मॉडल के ऊपर बेस्ड ये ट्रेन बनाई जाएंगी भारत गौरव स्कीम के तहत। और की फीचर्स इस स्कीम के हम लोग को क्या देखने को मिलेंगे, इसमें सर्विस प्रोवाइडर या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, ट्रस्ट, जॉइंट वेंचर, राइट, या फिर कंसोर्टियम, राइट। और ये बिल्कुल फ्रीली डिसाइड कर सकेंगे कि क्या थीम्स ये लेकर आएंगे और क्या सर्किट। देखो, कभी आपने एक वो है ना, मेरे ख्याल मेक माई ट्रिप से कोई बुक करी है आपने, कोई ट्रिप प्लान करी है, या कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से आपने ट्रिप प्लान करी है, तो नहीं करी होगी या पता होगा आपको, तो आपको ये भी पता है, आप अपनी ट्रिप्स को जो है वो उनको बस बताते हो, आप उनके कस्टमर केयर को बताते हो, फोन करके बोलते हो कि मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको दुबई की ट्रिप करनी है, राइट। तो आप बोलोगे मुझे दुबई की ट्रिप करनी है, मेरे पास मतलब मुझे मेरा इतने दिन का टाइम है, आप उसके हिसाब से बताएं कि आप क्या क्या ऑफर दे सकते हैं। सेम पता है इस प्रकार की चीज होगी पैकेजेस। तो इसमें बताया जा रहा है, फीचर ये है कि दे विल ऑफर एन ऑल इंक्लूसिव पैकेज टू टूरिस्ट इंक्लूडिंग रेल ट्रैवल। जैसे कि आप इन पर्टिकुलर एजेंट्स को जब कॉल करते हैं, होता है आज भी, ये प्राइवेट कंपनीज आज भी चलती है, बट ये हम लोग ट्रेन तैयार कर रहे हैं, यानी कि भारत गौरव स्कीम के तहत ट्रेन हम लोग को देखने को मिलेगी कि जो तैयार होगी, राइट। और ट्रेन के अंदर ही ये इन लोग क्या करेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको सजाएंगे, ट्रेन को भी एक हेरिटेज वाली फील जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि आपकी पूरी जर्नी को एक थीम पर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये चीज यहाँ पर होने वाली है। तो इस प्रकार से एक टूरिस्ट का एक एक्सपीरियंस होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, और इंडिया के अंदर टूरिज्म के थ्रू इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप जैसे आपको प्लान करनी है दुबई की ट्रिप, तो आप बस उनको बोलो कि मेरे पास इतने दिन हैं, आप इतने दिन के लिए मुझे ट्रिप बताएं और क्या क्या आप ऑफर कर सकते हैं वो बताएं। फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने पैकेजेस को चेंज भी करा सकते हो। जैसे कि अक्सर होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो उनकी तरफ से एयर सर्विस जो है वो नहीं लेते, उनकी तरफ से जो ट्रैवलिंग जो होती है वो नहीं लेते, वो बोलते हैं कि हम खुद आ जाएंगे वहां पर उस पॉइंट पर अपने ट्रैवल मोड के थ्रू, बट आप हमें वहां पे होटल दे दो, गाइड दे दो, और ये फलाना फलाना चीजें दे दो। तो इस प्रकार से भी चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं पैकेजेस के अंदर। तो ऐसी सर्विस भी जो है ऑफर करेंगे। मतलब कुल मिलाकर जो आपको कहीं पे टूर पे जाना है ना, तो ये थीम बेस्ड टूर हम लोग को देखने को मिलेगा कुल मिलाकर,
कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी पैकेज कॉस्ट को डिसाइड करने तक की भी, और इवन अलग अलग सर्विसेज के लिए लिस्ट करने की, मतलब ये लिख देंगे कि अगर आपको जो है होटल लेना है तो उसका ये चार्ज रहेगा, राइट। अगर आपको खाने पीने का चाहिए, डाइनिंग का चाहिए, तो आपको ये चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, राइट। एंड सर्विस प्रोवाइडर्स विल आल्सो बी एबल टू डिजाइन या फर्निश द इंटीरियर ऑफ कोचेस, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इन लोग क्या करेंगे, कोचेस के इंटीरियर को भी थीम के ऊपर आधारित डिजाइन करेंगे। इसमें कुछ ब्रांडिंग भी करेंगे, एडवर्टीजमेंट भी करेंगे, जिससे और पैसा जो है ये जनरेट कर सके, राइट, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। और साथ ही साथ ऐसी स्कीम के क्या बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो ये देखिए ट्रेन के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री के जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, राइट, और हिस्टोरिकल प्लेसेस, मैग्निफिशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हमें देखने को मिलेगी, उसकी जानकारी हमारे लोगों को, इंडियंस को जो है वो मिलेगी, और वर्ल्ड के दुनिया भर के लोगों को जो है वो मिलेगी। मतलब कि वो एक टूर के माध्यम से हमारी कंट्री के रिच कल्चर और रिच हेरिटेज जो है उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे, राइट। और इससे जो हमारा टूरिज्म जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, उससे इनकम जो है वो जनरेट होगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और रीसेंट डिसीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिलेटेड इसी चीज के ऊपर बेस जो हमें देखने को मिला है, तो वो 1 जुलाई 2020 के दिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया था 151 ट्रेन, जिसमें से जो कि 109 पेयर्स ऑफ रूट की हम लोग को देखने को मिलेंगी, जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑपरेट की जाएंगी। और आज की डेट में 2800 एक्सप्रेस और मेल सर्विसेज हैं हमारी, जो इंडियन रेलवे ऑपरेट करती है, उसका ये मात्र 5% ही बताया जा रहा है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। और कुछ फैक्ट जान लो, जैसे प्राइवेट ट्रेन जो है, बताया जा रहा है कि टेंटेटिवली, मतलब कि अभी डेट एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, ईयर एग्जैक्टली फिक्स नहीं, बट फिर भी कोशिश की जा रही है कि 2023 तक प्राइवेट ट्रेन जो है वो ऑपरेट करेंगी, चलेंगी। और प्राइवेट कंपनी जो है उनको पूरी तरह से फ्रीडम दी जाएगी लोकोमोटिव्स और ट्रेन को प्रोक्योर करने की, यानी कि वो ट्रेन के इंजन खरीद सकते हैं और ट्रेन के डिब्बे वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं अपनी अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी कंपनी से, राइट। यानी कि उनको जो भी कंपनी से खरीदना है उससे वो खरीद सकते हैं। और रेलवे जो है उन्होंने इनवाइट किया है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन प्रपोजल को, कि मतलब किस प्रकार से जो वेंडर की कैपेबिलिटीज जो है, राइट, तो उसकी जांच करने के लिए क्या क्या कंडीशन जो है वो रखी जाए, क्या क्वालिफिकेशन कंडीशन जो है वो रखी जाए, राइट। तो ये सब चीजों के लिए वो किया गया है। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि प्रपोजल जो है वो इनवाइट किया गया, रिक्वेस्ट जो है वो इनवाइट की गई है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल आईएएस मीरा यादव जी, बिल्कुल सही लिखा आपने कि सुप्रीम कोर्ट भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके अपना जजमेंट देती है, राइट, आर्टिकल 142, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप बताएं कि यहां तक आपको कोई डाउट, और ये आज का लास्ट टॉपिक था। एंड वन मोर थिंग कि आपका एडिटोरियल की जो क्लास है वो 3 बजे है, 3:30 बजे है, सॉरी 3:30 बजे से आज से आपका एडिटोरियल की भी क्लास होगी। और एडिटोरियल की क्लास कैसी होगी, एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको देता हूं। आपका जो टाइम है, मेरे ख्याल से 1 मिनट को 12 से 2 का आपका टाइम है, 12 से 1, 1 से 2 आप एडिटोरियल रीड करते हो। और आप लोग की सभी की ड्राइव में, जो भी पेड पैकेज के जो स्टूडेंट्स है करंट अफेयर्स के, आपकी ड्राइव पे अब आप चेक करिएगा, आपके पास द हिंदू, जागरण, इनकी 2 फाइल्स आपको अब मिलेंगी। अभी थोड़ी देर बाद मैं शुरू अपलोड कर रहा हूं, और दोनों फाइल्स के अंदर आपको पेपर मिल जाएंगे। आपको गो थ्रू करना है एडिटोरियल वाले सेक्शन को, द हिंदू के और जागरण के, एक इंग्लिश का एडिटोरियल और एक हिंदी का एडिटोरियल, आपको सिर्फ उसको रीड करना है। और फिर जब मैं 3:30 बजे लाइव आऊंगा, तो इट विल बी लाइक अ डिस्कशन सेशन, इट विल बी लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन। तो उसमें आप प्रिपेयर करके रखें, और आप उस आर्टिकल को समझाएंगे मुझे, राइट, या सभी लोगों को। और देखो, आपको आगे चल के क्या बनना है, ऑफिसर बनना है, राइट, आपको आगे चल के ऑफिसर बनना है, आपको पर्सनालिटी टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अब आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट बिल्डअप करें अपने अंदर, राइट, कि खुद से जो है बोलने की कोशिश करें। जैसे कि एक समरी है एडिटोरियल की, वो मुझे समझाने की कोशिश करें, राइट, कि क्या ये एडिटोरियल जो है वो बता रहा है, राइट। फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आज की डेट से महक जी, आज की डेट से 1 तारीख 1 दिसंबर से ये प्रैक्टिस शुरू हो गई है। आज की डेट का ही न्यूज़पेपर मैं अभी आपको अपलोड करके दे रहा हूं, और आपको उसको रीड करना है और रीड करके एक्सप्लेन करना है। तो आज से जो है प्रॉपर सेशन जो है ये शुरू हो गया, ये वाला, राइट, रेगुलर बेसिस पर ये सेशन होगा 3:30 से 4:30, 1 घंटे का ये सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं साइन ऑफ करूं, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का? ठीक है, चलिए फिर साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल, सॉरी अभी 3:30 बजे एडिटोरियल वाले सेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।